ये नेक्स्ट आपके सपोर्ट में एक पैराग्राफ है कि संविधान ने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी है। ये चैप्टर में से कोट उठाया गया है, चैप्टर में से लाइन ली गई है। लेकिन उसके पद की प्रभुता और गरिमापूर्ण बनाया गया है, उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमा में बनाया गया है। संविधान उसे ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता था और ना ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। तो उसके रिलेटेड उसने 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान में राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति क्यों नहीं दी। तो इसका आंसर है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति जो मेन शक्ति जब राष्ट्रपति के पास होती तो उस प्रणाली को क्या कहते हैं, अध्यक्षात्मक कार्य प्रणाली। क्योंकि हमारे भारत में संसदीय कार्य प्रणाली मानी जाती है, इसीलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका माना जाता है। और जो वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। औपचारिक प्रधान यानी कि कागजों में जो देश का सर्वोपरि व्यक्ति होगा वो राष्ट्रपति होगा, लेकिन सरकार को और देश को जो चलाएंगे वो कौन चलाएंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्य के स्तर पर कौन चलाते हैं राज्य को, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर राज्य की कार्यपालिका बनाते हैं, और देश की बनाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा है उसने कि संविधान राष्ट्रपति को किस प्रकार का प्रधान बनाना चाहता था। अब जैसा कि सरकार कोई भी चुनी जाती है तो उसकी मंत्रिपरिषद होती है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद परमानेंट नहीं होती। वो मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है और उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद कोई परमानेंट तो होती नहीं, उसको कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे में ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत है जो फिक्स कार्यकाल के लिए हो, कि जिसको हटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति को हटाना आसान काम नहीं है, राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते आप। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल स्थायी है, उसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति भी है, और जो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, उनके ना होने पर देश को चला सकता है। इसलिए हमें राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि वास्तविक शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं। तो इसका आंसर है वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री के पास। अगला आपका क्वेश्चन है कि संसद की आवश्यकता का महत्व स्पष्ट कीजिए। किसी भी देश में कानून को बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। संपूर्ण विश्व की संसद नए कानून बना सकती है, वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है और उन्हें समाप्त कर सकती है। अब हमारे देश में संसद को महत्वपूर्ण माना जाता है, संविधान को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो संसद, अब संविधान में कोई संशोधन करना है, संविधान बनाना है या संविधान में कुछ काम करना है तो कहाँ होगा, संसद में होगा। इसीलिए सबसे बड़ा अधिकार हमारे देश में कानून बनाने का किसके पास है, संसद के पास। पूरे विश्व में संसद एक नए कानून को बना भी सकती है, संशोधन भी कर सकती है और उसे खत्म भी कर सकती है। संपूर्ण विश्व में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। हमारे देश में संसद को सीधा और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। हमारे देश में जो संसद है वो सरकार से भी ऊपर मानी जाती है, क्योंकि सरकार को अगर हटाना है या किसी पर कोई जैसे राष्ट्रपति पर भी इवन यहाँ महाभियोग जो चलता है वो संसद में ही चलता है। तो संसद के पास सबसे ज़्यादा शक्ति मानी जाती है। हमारे देश में पूरा नियंत्रण है संसद के पास। सरकार के पास जो धन होता है उस पर भी संसद का नियंत्रण होता है। ज़्यादातर देशों में संसद की स्वीकृति के बाद ही जो पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक का जो पैसा है उसको खर्च किया जा सकता है। सार्वजनिक मामलों में और किसी देश की राजनीतिक नीति पर चर्चा और बहस करने के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। एक तो यह है कि किसी भी मामले पर, देश से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर या किसी भी बात पर अगर कोई चर्चा होगी या किसी भी बात पर कोई बहस होगी या कोई चीज़ पारित की जाएगी या कोई निर्णय लिया जाएगा तो वो कहाँ लिया जाएगा, संसद में लिया जाता है। और दूसरी बात कि संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। संसद के पास ये अधिकार होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी समूह या किसी दल को अगर कोई सूचना प्रदान की जानी है या कहीं पर भी किसी सूचना को देने की ज़रूरत पड़ जाती है जो देश से रिलेटेड है, देश से जुड़ी हुई है, तो उस संसद वो जो सूचना है वो संसद अपने मंत्रिपरिषद से मांग सकती है और वो उसे देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की शक्तियों की और कार्यों का वर्णन कीजिए। पहले तो हम ये पढ़ेंगे लोकसभा है क्या। लोकसभा भारतीय संसद का जो है वो निम्न सदन होता है। उच्च सदन है आपका राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। इसमें ज़्यादातर अधिकतर कितने सदस्य हो सकते हैं, 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत यानी नॉमिनेट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति चुनते हैं, उनको बोलते हैं कि ये लोकसभा का हिस्सा होंगे। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनता है, जनता। राज्यसभा के सदस्यों को नेता ही चुनते हैं, लेकिन लोकसभा के सदस्यों को जनता चुनती है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक निर्धारित यानी कि फिक्स कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, जिसका अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास।
भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। भारत में क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन चलता है, जनता का शासन चलता है, इसीलिए जनता द्वारा चुनी गए जो नेता हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, और इसीलिए लोकसभा को ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इसके पास कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त होती है। लोकसभा अध्यक्ष के क्या काम होते हैं? अब वहाँ पर जो लोकसभा को नियंत्रण करना, लोकसभा की जो सदन है, जो अधिवेशन है, वो सुचारू रूप से चल सके, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? लोकसभा के अध्यक्ष की। तो उसका काम क्या क्या होता है? लोकसभा की अध्यक्षता करना, वहाँ पर अनुशासन, गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखना, यानी कि वहाँ पर आराम से काम हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई विवाद ना हो, कोई बहस ना हो। इस कार्य के लिए वो किसी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं होता, यानी कि अगर कोई मान लो ऐसा विवाद हो भी जाता है लोकसभा में और वो कुछ हार्श, कोई सख्त निर्णय ले लेता है, तो उसके लिए उसको न्यायपालिका को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वो लोकसभा से जुड़े सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, यानी कि लोकसभा के जो सचिवालय जहाँ पर सारा कार्यपालिका काम करती है उसका वो अध्यक्ष होता है। लेकिन इस भूमिकाओं में न्याय के प्रति उत्तरदायी होगा। वहाँ पर कार्यपालिका में जो वो काम करेगा, उसमें जो वो निर्णय लेगा, उसमें वो न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ क्या हैं? लोकसभा क्या क्या काम करती है? लोकसभा संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत और पारित करती है, यानी कि कोई भी जैसे विधेयक या कोई प्रस्ताव होता है वो पारित होने के लिए जाता है, सबसे पहले कहाँ जाता है? लोकसभा में ही जाता है, उसके बाद राज्यसभा में लागू होता है। कर यानी कि टैक्स प्रस्ताव, यानी कि टैक्स के जो भी प्रपोजल होते हैं, टैक्स के रिलेटेड जो भी प्रस्ताव होंगे, बजट होगा, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य होंगे, यानी कि जो भी पैसे का खर्चा हुआ या जो भी पैसा आया, जो बजट बना, उस बजट की पहली स्वीकृति कौन देगा? लोकसभा। प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछकर प्रस्ताव लाकर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रण कर सकती है, यानी कि किसी मंत्रिपरिषद की कार्यपालिका ने कोई काम किया, वो उस कार्यपालिका ने जो काम किया, जो निर्णय लिया, उन पर वो सवाल खड़े कर सकती है। वो प्रश्न पूछ सकती है कि आपने ये काम क्यों किया, या किस कानून के अंतर्गत किया, किस रूल के अंतर्गत किया आपने। तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, मतलब कि कार्यपालिका के कार्य पर प्रश्न उठा सकती है, ये कर सकती है। इसलिए इस तरह वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लोकसभा संविधान में संशोधन का कार्य कर सकती है, जैसे कि हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि संविधान में कभी भी संशोधन होता है तो उसके लिए हमें बहुमत चाहिए होता है, और बहुमत हमें लोकसभा से भी लेना पड़ता है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। मान लीजिए कभी किसी परिस्थिति में हमें आपातकाल की घोषणा करनी पड़ जाती है, तो वो आपातकाल की घोषणा की जो स्वीकृति है, जो इजाज़त है, वो कौन देगा? लोकसभा देगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लोकसभा में होता है, और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए उन पर जो महाभियोग चलाया गया, उसका जो प्रस्ताव होगा, उसे कहाँ पारित किया जाएगा? लोकसभा में। समिति और आयोग का गठन होती है, जैसे नीति आयोग हो गया हमारा, समितियां बनती हैं, अलग अलग जो नीतियाँ बनती हैं उन्हें लागू करने के लिए कमेटियाँ बनाई जाती हैं। वो कमेटी कहाँ बनती हैं? लोकसभा में बनती हैं, और उनके प्रतिवेदन पर मिलकर इनको किस तरह बनाया जाएगा, क्या काम किया जाएगा, वो लोकसभा डिसाइड करती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्तियाँ होती हैं। राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लोकसभा में जो लोग चुने जाते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और राज्यसभा में जो होते हैं वो विधायक ही चुनते हैं उन लोगों को। तो सिर्फ जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में पास होता है, उसके अलावा सारे विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होते हैं। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। जैसा कि पता ही हमारी लोकतांत्रिक सब व्यवस्था है, जनता है, लोकतांत्रिक शासन चलता है हमारे यहाँ, तो अंतिम शक्ति किसके पास है? जनता के पास। वो कभी भी चुनी हुई सरकार को हटा सकती है। यही कारण है कि संविधान ने निर्वाचित प्रतिनिधियों, यानी कि लोकसभा में जो सदस्य हैं, उनके पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति दी है, क्योंकि जनता सबसे ज़्यादा हमारे देश में पावरफुल मानी जाती है, और जनता द्वारा चुने गए सदस्य ही लोकसभा में बैठे होते हैं। इसीलिए लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो इसलिए उसके पास ही पावर है, वो सरकार को हटा भी सकती है और जो पैसे पर नियंत्रण रख सकती है, यानी कि जो देश में पैसा खर्च होगा, किस पर खर्च होगा, इसका जो अधिकार है वो लोकसभा रखती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर योग्यताएं बताई हुई हैं कि भारत लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, और किसी लाभप्रद सरकारी पद पर, यानी कि ऑलरेडी किसी सरकारी पद पर काम ना कर रहा हो जहाँ से उसे पैसा मिलता। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। राज्यसभा की शक्तियाँ क्या हैं। सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है। सामान्य विधेयक हमने देखा कि वो दोनों में पारित होगा।
लोकसभा में जाएगा, पहले लोकसभा से पारित हो जाएगा, तो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। और धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। धन विधेयक पारित तो लोकसभा में हो जाता है, लेकिन अगर उसमें कोई संशोधन की ज़रूरत पड़ गई तो वो राज्यसभा से भी स्वीकृति ली जाएगी उसकी। संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। अब संविधान में कोई संशोधन होगा तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बहुमत उसमें लिया जाता है। प्रश्न पूछकर संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। ये भी, अब किसी भी सरकार की कोई कार्यपालिका है और अगर दूसरे राजनीतिक दल के जो लोग हैं जो राज्यसभा में बैठे हैं, वो उस सरकार की कार्यपालिका पर प्रश्न पूछ सकते हैं, उससे प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ ठीक नहीं लगती और वो चाहते हैं कि इसमें चेंज होना चाहिए, तो वो प्रस्ताव वो प्रस्तुत कर सकते हैं सामने। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है और उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। सेम लोकसभा की तरह ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वो भाग लेती है, यानी कि दोनों तरह से अनुमति हमें लोकसभा से भी चाहिए होती है और राज्यसभा से भी चाहिए होती है। और इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जब महाभियोग चलाया जाता है या कोई ऐसा उन्हें हटाने की प्रक्रिया चलाई जाती है, तो उसमें से भी स्वीकृति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की होगी। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाता है। अब उपराष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो वो केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, वो लोकसभा में नहीं आएगा। ये संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, यानी कि इसके पास ये अधिकार है कि ये संसद को कह सकती है कि आप किसी भी राज्य से रिलेटेड कोई सूची है, उस पर अगर आप कोई कानून बनाना चाहें राज्य के अंतर्गत, तो आप बना सकते हैं। ये राज्य के हितों की रक्षा करती है, यानी कि किसी भी राज्य को कोई नुकसान ना हो, किसी भी राज्य को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान राज्यसभा रखती है। वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं? किसी भी वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकती है। मान लीजिए कोई पैसे से रिलेटेड विधेयक आया, लोकसभा में तो पारित हो गया, अब वो कार्य जाता लोकसभा में, लेकिन अगर उसमें कोई संशोधन आना है और उस पर राज्यसभा की स्वीकृति चाहिए और राज्यसभा में अगर वो गया, तो वो 14 दिन तक अपने पास उसको रख सकते हैं। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ, जैसा कि हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई भी संविधान में संशोधन होगा तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उसकी स्वीकृति चाहिए होगी, दोनों से बहुमत चाहिए होगा, और लोकसभा में पारित होने के बाद वो राज्यसभा में आएगा। तो इस तरह की राज्यसभा के पास शक्ति है कि वो उसको पारित करने के लिए पूरी तरह से परिपूर्ण है। प्रशासनिक शक्तियाँ क्या होती हैं? मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि दूसरा राजनीतिक दल बैठा है और जिस राजनीतिक दल की सरकार है, उस राजनीतिक दल के मंत्री परिषद ने, मंत्रियों ने क्या काम किया है या उनके काम पर अगर उनको कोई आपत्ति है, तो वो प्रश्न पूछकर उस आपत्ति को जता सकते हैं। अन्य शक्तियाँ क्या हैं? चुनाव, सहवियोग, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना इत्यादि दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी है। ये ऐसे काम है जिन पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अनुमति चाहिए, तो राज्यसभा भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी लोकसभा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के कोई 4 चरण बताइए। वो कह रहा है कि कानून कैसे जब बनाया जाता है तो उसकी कौन सी अवस्थाओं से उसे गुजरना पड़ता है कानून को बनने के लिए, वो बताओ। तो पहला क्या होता है कि प्रस्ताव बनाया एक, कि हम ये कानून बनाना चाहते हैं, इसलिए बनाना चाहते हैं और इसमें हम ये चेंजेस लाएंगे। इसका जो प्रारूप बनता है, यानी कि इसका जो ड्राफ्ट बनता है, रफ बनता है, उसको कहते हैं विधेयक। अब विधेयक क्या कहता है कि संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो पहले हम क्या कहते हैं, जनरली लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। जब एक सदन से विधेयक पास हो जाता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद हम कहाँ भेजेंगे उसको? राज्यसभा में। जब दूसरे सदन से भी पास हो जाता है तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास इजाज़त के लिए, यानी राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाएगा। अब राष्ट्रपति से जब साइन हो जाएंगे तो वो कानून का रूप ले लेता है, उसके बाद वो विधेयक कानून बन जाता है और